बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन मलिक, जिनकी गिरफ्तारी साल 2019 में हुई, केस दर केस में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो इन शॉर्ट में आपके सामने रखूँगा, लेकिन उनका एक एफिडेविट जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया है, जिसमें ख़ुद को उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही, लेकिन फांसी की सज़ा से वो बचें, इसकी एक कोशिश है। और वो जो लीगल बैटल चल रही थी उसमें बहुत बड़े खुलासे उन्होंने इस एफिडेविट के ज़रिए किए हैं। यहाँ से पाकिस्तान उनको यानी यासीन मलिक को भेजने का काम, वहाँ से वापस जानकारी लेकर आना, कई जो बड़ी अस्करियत पसंदों तंजीमों के जो सरबराहान हैं, जैश और लश्कर के जो सरबराहान हैं, उनसे मुलाकात थे, हाफिज़ सईद जैसे शख्स से मुलाकात करना, उनसे वापस लौटना, फिर यहाँ जानकारी देना, आईबी का क्या रोल था, माजी की गवर्नमेंट्स का क्या रोल था। और 2 दिन पहले एक ख़त महबूबा मुफ्ती ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा कि इंसानी बुनियादों पर जमहूरियत के तकाज़ों को समझते हुए अब उन्हें छोड़ा जाना चाहिए या उनके हालात को समझा जाना चाहिए। तो यासीन मलिक का जो एफिडेविट है वो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सरकार ने माजी में उनको इस्तेमाल किया, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान रहे, यहाँ से भेजा गया, जब वो वापस आए तो गवर्नमेंट को जानकारी देते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ तो थे ही, लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के साथ, आईबी डायरेक्टर के साथ, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ मुलाकातें करते रहे, उनके कहने पर वो काम करते रहे। और नई गवर्नमेंट जब बनी 2014 के बाद, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने बाद में उन्हें मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ बताकर उनको बड़े बड़े केसेस में फंसाया। ये बात अलग है कि उन पर केसेस कश्मीरी पंडितों के कत्ल या फिर वो जो एयरफोर्स वाला केस है जिसमें ऑलरेडी 2022 में 25 मई को उनको सज़ा भी सुनाई गई। एफिडेविट में क्या लिखते हैं? यासीन मलिक का दावा है कि उनने तकरीबन 3 दहाइयों तक, नियर अबाउट 30 ईयर्स, स्टेट की यानी एक मुल्क की इजाज़त के बाद बैक चैनल मैकेनिज़्म में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके तहत कई प्राइम मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंस जो चीफ्स हैं, यहाँ तक के कारोबारी जो टाइकून हैं, जो पीस के एक तरह से टाइकून माने जाते रहे, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने की कोशिश की। एक बात, दिल्ली हाई कोर्ट में जो उन्होंने अपना 85 पेजेस का हलफनामा या जो एफिडेविट दायर करवाया है, जिसमें उनकी ममनू जमात कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF जिसको आप कहते हैं, उसके सरबराह कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का जो सारा उनने अहवाल दिया है ताकि वो फांसी की सज़ा से बचें, स्कूल के दिनों से लेकर मिलिटेंटों से ताल्लुकात और सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों तक। हलफनामा उस वक्त जमा कराया गया जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यासीन मलिक की उम्र कैद के फ़ैसले को चैलेंज किया है। इस मामले में मौत की सज़ा बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है। NIA चाहती है उनको मौत की सज़ा सुनाई जाए और वो चाहते हैं कि इसमें उम्र कैद में तब्दील हो जाए या सज़ा कम हो। और गैर मुल्की फ़ंडिंग हासिल करने, फिर दहशतगर्द तंजीमों या ग्रुपों के साथ ताल्लुकात कायम करने का इल्ज़ाम, ये सारे इल्ज़ामात उन पर है। हलफनामा यासीन मलिक लिखते हैं, जो 2019 में तिहाड़ जेल से हैं, दावा करते हैं कि स्टेट के कहने पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की बहाली के लिए उन्होंने काम किया और रियासत की शनाख्त को मिटाने के लिए जो इक़दाम किए गए उसमें उनको भी बलि का बकरा बनाया गया। और उनके मुताबिक ये एक नया मामूल बन चुका है, कुर्बानी का बकरा वो उनको बनाया गया या बलि का बकरा। और अगर सियासत में अखलाकियात का कोई वजूद हो तो शायद चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। यासीन मलिक का दावा है कि 1994 में अपनी रिहाई और फिर यकतरफा जंगबंदी के ऐलान के बाद, जिसके बदले में उनसे वादा किया गया था कि उनके खिलाफ 32 जो पेंडिंग मुकदमात थे, किसी भी मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले दौर में इस वादे को पूरा किया, बशमूल मौजूदा वज़ीर आज़म के, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी उनने जिक्र किया। किसी ने भी केसेस नहीं खोले। 2000 और 2001 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी के ज़रिए ऐलान की जाने वाली जो मशहूर रमज़ान जंगबंदी का जिक्र था, जिस पर सख्त तनकीद की गई थी, उसका जिक्र भी एफिडेविट में करते हैं। 7 दिनों के बाद एक सहाफ़ी ने अपने घर बुलाया, यासीन मलिक लिख रहे हैं, जहां कांग्रेस लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह और नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद थी। नजमा हेपतुल्ला जो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं। उनने वाजपेयी की जंगबंदी की कोशिश पर 3 घंटे तक बात की। इस मुलाकात के आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक के मुताबिक मुझसे पूछा, आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? ये यासीन मलिक का जवाब है। हमने जवाब दिया कि बतौर अपोजिशन हम वाजपेयी की जंगबंदी के लिए आपकी हिमायत चाहते हैं। महज 24 घंटों बाद कांग्रेस का एक वफद वाजपेयी से मुलाकात करके जंगबंदी की हिमायत करता है। और यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में इस बात का दावा किया कि वो बातें जो वाजपेयी साहब ने कही थी उनको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। साथ में कहते हैं कि उनने 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स VP सिंह
और आई के गुजराल साहब के साथ भी मुलाकात की। सीपीआई और सीपीएम के नुमाइंदों से मिलकर तमाम अपोजिशन लीडर्स को वाजपेयी गवर्नमेंट के अमन अमल में शामिल करने की कोशिश की। बीजेपी की हुकूमत के दौर में उनने अपना पहला पासपोर्ट मिला जिस पर उनने अमेरिका और बरतानिया का सफ़र किया, ये कहते हैं यासीन मलिक साहब। इसके बाद उनने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया जो वाजपेयी के अमन अमल को मज़ीद मजबूत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा कि आप कैसा क्या। और ये वही बीजेपी थी जो ऑलरेडी उनको पासपोर्ट दे चुकी थी, जो वाजपेयी की गवर्नमेंट से काम शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने वाजपेयी को एक ख़त भी लिखा जो उस वक्त अपोजिशन के लीडर थी, जिसमें वाज़े तौर पर किया गया कि आप वाजपेयी बराह रास्त मौजूदा अमन अमल के ज़रिए ज़िम्मेदार बने, आपको इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिसके लिए मौजूदा मौक़े भी हुकूमतों के हाथों में जो अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरजद नहीं हुए थे। बड़ी बात ये थी कि मलिक ने यह दावा किया कि लश्कर तैयबा के बानी हाफिज़ सईद के साथ उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत के कहने पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जो जम्मू कश्मीर में अमल को मुस्तहकम करने की ख्वाहां थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी। उसकी बुनियाद पर मैं गया। मैंने ट्रायल कोर्ट के जज को बताया था कि अगर मेरे इरादे नापाक और बदनीयत होते तो मैं कभी भी कानूनी तौर पर पाकिस्तान नहीं जा सकता था, जो बहुत बड़ा और सही तर्क है। और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट तंजीमें हैं वो बैनुल-अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी में मुलाकात करता। यासीन मलिक के मुताबिक दहशतगर्दों को फंडिंग देने में अपने किरदार की तरदीद की और कहा कि NIA इस बारे में कोई भी सबूत फराहम नहीं कर रहा है। ये वो एफिडेविट है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। यासीन मलिक ने बहुत कानूनी बातें की, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स आखिर में एक नुक्ता पढ़कर सुनाऊंगा। कहते हैं कि जब मैं दिल्ली वापस आया पाकिस्तान से तो स्पेशल डायरेक्टर IB VK जोशी जो इस सारी मशक का हिस्सा थे वो मेरे पास आए होटल में और मुझसे कहा कि फ़ौरन से वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ़ करें, यानी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उसी शाम को NK नारायण नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी वहाँ मौजूद थे और IB डायरेक्टर के कहने के बाद होटल में मुलाकात के बाद यासीन मलिक मुलाकात मनमोहन सिंह साहब से करते हैं। मीटिंग जो पाकिस्तान में हाफिज़ सईद से हुई थी उस बारे में वो उनसे बात करते हैं। कहा गया कि मैंने जो कोशिशें की, यानी यासीन मलिक अमन के लिए जो कोशिशें कर रहे थे, भारत पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो, डायलॉग प्रोसेस चले, आम लोग ना मारे जाएं, खून खराबा ख़त्म हो, इसके लिए मनमोहन सिंह साहब ने भी उनकी कोशिशों को सराहा। हाफिज़ सईद और बाकी लोगों से मुलाकात मिले, लेकिन स्पेशल डायरेक्टर IB VK जोशी जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था उस वक्त मुलाकातें कराने में, लेकिन बाद में यासीन मलिक के मुताबिक उनके इस केस को सारा रफा दफा करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उल्टा उन पे चढ़ा दिया गया कि मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। अब ये भी गवर्नमेंट को, मौजूदा एजेंसियों को सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने आपकी जानकारी की थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ओहदा है, चाहे वो किसी भी जमात का हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो एक प्राइम मिनिस्टर इस बात को, इस मुलाकात को सही ठहराता तो दूसरे का मौक़िफ़ कैसे तब्दील हो सकता है कि मुल्क के ख़िलाफ़ है। और लास्ट में याद रखिएगा 25 मई 2022 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAP जिसको आप कहते हैं, उसके तहत वो जो कश्मीरी पंडितों के कत्ल वाला केस था उसमें समाअत भी हो रही थी, फिर रूबिया सईद वाले केस में भी मुसलसल वो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होते रहे। साल 2017 में 19 मई को यासीन मलिक को ये जो फंडिंग केस था दहशतगर्दों की मुआवनत का, इस केस में यासीन मलिक को ज़िम्मेदार ठहराया गया और बाद में हालात ख़राब करने के लिए उनको कहा गया कि इनको सीधा जेल भेज देना चाहिए। अक्टूबर 1999 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत यासीन मलिक गिरफ़्तार हुए। 26 मार्च 2002 को यासीन मलिक प्रिवेंशन ऑफ या जिसको आप पोटा कहते थे उस एक्ट के तहत गिरफ़्तार हुए। मई 2007 में यासीन मलिक और पार्टी JKLF जिनने बड़ी कैंपेन शुरू की, सफ़र आज़ादी या जर्नी ऑफ फ्रीडम कैंपेन थी यासीन मलिक की क़यादत में। 3500 से ज़्यादा कश्मीर के गाँव, देहात या कस्बों में अलग अलग जगहों पर, और जो भारत का मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा हिस्सा, उसके ख़िलाफ़ गए, वो असल में बुनियाद बना उनकी केस बाद में गया। फरवरी 2013 यासीन मलिक लश्कर के सरबराह हाफिज़ सईद से मिले, जो आज तज़किरा हुआ, जो मैं एफिडेविट पढ़कर सुना रहा था। जनवरी 12 2016 यासीन मलिक ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को ख़त लिखा। गिलगित बल्तिस्तान को जिसका सूबा बनाया गया, पाकिस्तान ने उसमें पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान को मर्ज किया गया, उसकी मुखालफत भी की, यानी ये फ़ैसला भी पाकिस्तान ने गैरकानूनी किया, ये मानते थे यासीन मलिक। 2017 में NIA ने उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया और 2019 में चार्जशीट फ़ाइल की कई बाकी लोगों के ख़िलाफ़। 26 फरवरी 2019 को उनका घर
तलाशी भी ली जाती है, कुछ कागजात वगैरह जो वहाँ से पकड़े गए, जी हाँ, जो बरामद हुए। अप्रैल 10, 2019 NIA ने सरबराह JKLF यासीन मलिक को गिरफ़्तार कर लिया। तब से आज तक वो गिरफ़्तार हैं। और मार्च 2020 में यासीन मलिक के ख़िलाफ़ टाडा के तहत भी केसेस लगे, आर्म्स एक्ट के तहत, रणबीर पेनल कोड के तहत। 40 भारतीय फ़िज़ाइया या इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों पर 1990 में 25 जनवरी को रावलपुरा में जो हमला हुआ था उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराए गए। 2022 में UAPA और इंडियन पीनल कोड या IPC की मुख्तलिफ़ दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए यासीन मलिक के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तय किए गए। मई 10, 2022 यासीन मलिक के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा था, जिसमें 16 ऐसे केसेस हैं जो दहशतगर्दी बताई जाती है या दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने के इल्ज़ामात उन पर लगे गए। और उसके बाद ये केसेस मज़ीद बढ़े। 19 मई 2022 में NIA ने दिल्ली के अंदर यासीन मलिक का जो केस था और आगे बढ़ाया और 2016-17 के जो हालात थे उसका भी हवाला दिया और फांसी की सज़ा का मुतालबा किया। तो ये सारे हालात हैं। अब यासीन मलिक साहब आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते क्योंकि केस चल रहा है, लेकिन जो सारी कहानी ने बताई है वो उन्हीं इदारों की जो आज भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर, मौजूदा हुकूमत के अंडर काम करते हैं, उनकी सारी कहानी बताई है कि कैसे माजी में एजेंसियों ने या तमाम लोगों ने उनको साथ मिलाकर भारत पाकिस्तान में अमन कायम हो इसके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही एजेंसियां उल्टे उनके हाथ चढ़ रही हैं। इधर महबूबा मुफ्ती के ख़त के बाद कांग्रेस पर भी हमलावर बीजेपी हुई है। बीजेपी के मुताबिक दहशतगर्दी या जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को ख़राब करना, खून खराबे के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ सकता। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कि इंसानी बुनियादों पर उनके केस को होम मिनिस्टर सॉर्ट आउट करें। तो ये सारी कहानी है और एफिडेविट ने बहुत सारे सवालात भी खड़े किए हैं। इस पर सियासत होगी, डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, लेकिन यासीन मलिक की जो आइंदा समाअत होगी दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या वो जो फांसी की सज़ा का मुतालबा NIA कर रही है उस पर रोक लगेगी या नहीं, या इसको सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।